अंकित और शिवानी अपने अपने माता पिता से बात करते हैं कि हमें लव मैरिज करनी है। शिवानी अपनी माता से कहती है कि मुझे लव मैरिज करनी है, मैंने एक लड़का पसंद कर रखा है। और जो अंकित था वो अपने पिता से कहता है कि मैंने एक लड़की देख रखी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। लेकिन दोस्तों जो दोनों के जो माता पिता थे वो उनकी लव मैरिज को नहीं मानते, कहते हैं कि अ, आज के ज़माने में कोई भी लव मैरिज जो होती है वो नहीं टिकती है। अगर तुम चाहो और मेरी बात मान लो तो ऐसा मत करो। दोस्तों जो अंकित और शिवानी थे अपने माता पिता की बातों को मानने के बाद ये मान चुके थे कि उनके माता पिता उनकी शादी को नहीं होने देंगे। फिर वो एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन लेते हैं कि माता पिता की आज्ञा के बिना, माता पिता के आशीर्वाद के बिना ही वो भाग करके कोर्ट मैरिज करेंगे। दोस्तों बस इसी तरह से उन दोनों में एक तारीख तय हो जाती है कि इस तारीख को हम घर से निकलेंगे। फिर दोनों एक तारीख को घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद कहीं गुम हो जाते हैं। उनके माता पिता उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों कम लगभग 7 से 8 दिन गुजर जाते हैं, उनका कोई भी अता पता ठिकाना नहीं होता है। एक दिन जो शिवानी और अंकित थे वो कोर्ट दफ्तर में पहुंचते हैं शादी करने के लिए। तो वहां पर अपना सब कुछ आईडी प्रूफ जो लेकर भागे थे घर से, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जो कुछ भी वो लेकर के गए थे उसे जो मैरिज ऑफिसर था उसके सामने रखते हैं। तो जो शिवानी होती है वो अपना आधार कार्ड निकाल करके मेज पर रख देती है, लेकिन जो अंकित होता है वो अपना आधार कार्ड नहीं निकालता है। फिर शिवानी उससे पूछती है कि अंकित आप अपना आधार कार्ड निकालिए और हम जो कोर्ट ऑफिसर है उनके सामने रखिए। तो जो अंकित होता है वो घबरा जाता है और हिचकिचाते हुए शिवानी से कहता है कि शिवानी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। शिवानी उससे पूछती है कि क्या भूल हुई है, तो अंकित कहता है कि मैं अपना आधार कार्ड जल्दबाजी में लेकर आना भूल गया। अब हमारी शादी कैसे होगी बिना आधार कार्ड के, तो हमारी शादी मुमकिन ही है कि नहीं होगी। दोस्तों जो मामला था ये गहरा था, क्योंकि बिना आधार कार्ड के उनकी शादी नहीं हो सकती थी। फिर जो दोनों थे वो दफ्तर से बाहर आते हैं और बातचीत करते हैं कि कैसे भी करके अपने आधार कार्ड को लेके आइए। तो जो अंकित होता है वो शिवानी से कहता है कि अगर घर जाऊंगा तो माता पिता हैं जो पिताजी हैं जो पता लग जाएगा उन्हें और वो मुझे पकड़ लेंगे, फिर आने नहीं देंगे। शिवानी समझाती है कि मैं इस तरह से आपको आधार कार्ड लाने के लिए नहीं कह रही हूँ, कोई और तरीका अपनाइए जिससे आधार कार्ड आपके पास आ जाए। अपने दोस्तों को फोन मिलाइए, शायद वो आपके आधार कार्ड को लेकर के आ जाए। अंकित जो था वो कहता है कि मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरे घर चला जाए, और अगर वो घर जाएगा तो उसे मेरे पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे और उसे आधार कार्ड तो लाने ही नहीं देंगे। दोस्तों ऐसे ही उनमें बातचीत होती है। फिर अंदर से जो कर्मचारी थे वो कहते हैं कि जो तुम्हारी शादी है वो इस समय पर होगी, जल्दी से अपना जो आईडी प्रूफ है उसे जमा करो, वक्त वे मतलब में वक्त जाया मत करो। दोस्तों जो थे वो उस कर्मचारी से कह देते हैं कि ठीक है सर, आप अपनी चयन प्रक्रिया को चयन कीजिए, हम आते हैं अभी थोड़ी देर बाद, समय पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों फिर उन दोनों में बातचीत होती है कि जो अंकित होता है शिवानी से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम चिंता मत करो, आधार कार्ड आ जाएगा। शिवानी पूछती है कि क्या आइडिया है। शिवानी से जो अंकित था बोलता है कि मेरे जीजा जी हैं वो मुझसे लगाव रखते हैं और मुझे हमेशा से ही जो अरेंज मैरिज के खिलाफ लव मैरिज करने की कहते हैं, वो मेरा साथ जरूर देंगे। तो जो शिवानी थी वो कहती है अंकित से कि जल्दी से मिलाइए अपने जीजा जी को फ़ोन। तो जो अंकित था वो अपने जीजा जी को फ़ोन मिलाता है और उनसे कहता है कि मैं इस कोर्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, मैरिज ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, आप जल्दी से मेरा आधार कार्ड ले आइए। दोस्तों जैसे ही ये सुनते हैं कि जीजा की वो कोर्ट ऑफिस में और शादी करना चाहता है, कोर्ट मैरिज, तो वो अपने उस साले से कहते हैं, यानी कि अंकित से कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं अभी 15 मिनट में तुम्हारे पास तुम्हारा आधार कार्ड लेकर के आता हूँ। दोस्तों इसके बाद में जो अंकित था वो बड़ा खुश होता है और
फूला नहीं समाता कि अब उसकी शादी हो जाएगी, आधार कार्ड आ जाएगा, ऐसा सोचता रहता है। उधर जो उसके जीजा जी थे दोस्तों, मान सम्मान की बात थी, घर से बेटा भाग चुका था, घर से एक लड़की भाग चुकी थी, और समाज की बात थी, मान सम्मान की बात थी। तो वो जो अरेंज मैरिज के ऊपर लव मैरिज को बढ़ावा देते थे, अब उनके मन में एक स्थिति पैदा हो जाती है कि अगर बच्चे ने शादी कर ली तो उनके जो रिश्तेदारी है उसमें बदनामी हो जाएगी। फिर वो तुरंत अपने ससुर को फ़ोन मिलाते हैं, यानी कि अपने अंकित साले के बाप को फ़ोन करते हैं और उनको ये सब कुछ स्थिति के बारे में बता देते हैं कि आपका जो बेटा है वो इस मैरिज ऑफिस के बाहर खड़ा है। दोस्तों, खबर पाते ही जो अंकित के पिताजी थे वो उस मैरिज ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद में जब अपने बेटे को उस लड़की के साथ देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। अपने कार से उतरते हैं और कार से उतरने के बाद अपने बेटे को पकड़ लेते हैं और उसमें 2-4 थप्पड़ रख देते हैं। अपने बेटे को मारने के साथ साथ जो लड़की शिवानी थी उसको भी डराते धमकाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही सबक सिखाए हैं, यही लक्षण सिखाए हैं कि किसी भी लड़के को अपने मायाजाल में फंसा करके उसके साथ शादी करके भाग जाना। दोस्तों, इन तीखी तीखी बातों को सुनने के बाद में जो शिवानी थी वो रोने लग जाती है और कहती है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मकसद नहीं था कि मैं भाग कर के शादी करूं, वो तो आपका बेटा ही है जो मुझे बहा कर के लेके आया और शादी करना चाहता था। दोस्तों, इस बात को जब सुना अंकित के पिता ने तो वो अंकित से बोले कि बेटा देख ले, एक अभी चंद लम्हा नहीं हुआ है मुझे इसे डांटे हुए, इसने तोते की तरह अपनी जबान जो है वो बोलना खोलनी शुरू कर दी। ये आज से ही तेरे खिलाफ गवाही देने लग गई है, ये आज से ही तुझे अपना शत्रु मानने लग गई है और अपने आप के बचाव के लिए आज से ही तुझे जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या तू इस लड़की के साथ में अपनी ज़िंदगी को, आगे की ज़िंदगी को जिएगा? दोस्तों, अब इस तरह से जो अंकित था उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो पिता से कहता है कि जी पिताजी, आपका कहना उचित है, मैं ही गलत था। इसके बाद में अंकित के पिताजी उस लड़की से कहते हैं कि कौन है तुम्हारे माता पिता, मुझे बताओ, क्या नाम है तुम्हारी माँ का और क्या नाम है तुम्हारे पिता का। माता पिता का नाम जब बताती है शिवानी तो जो अंकित का बाप था दिनेश, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो दंग रह जाता है, खड़ा का खड़ा रह जाता है। शिवानी अपनी माता का नाम सरला बताती है और अपने बाप का नाम दिनेश बताती है। दोस्तों, इन दोनों नामों को सुनने के बाद में जो वहाँ पर खड़े सदस्य थे वो भी हैरान हो जाते हैं। फिर इसके बाद में दिनेश अ, उस शिवानी से पूछता है कि क्या तुम्हारे नाना का नाम हर प्रसाद है? दोस्तों, जो शिवानी होती है वो हाँ में हाँ कर देती है, कह देती है कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मेरे नाना का नाम हर प्रसाद है। दोस्तों, इन सब जो वाकया हो रहा था, जो सवाल जवाब हो रहे थे, उन सभी सवालों के जो जवाब मिले दिनेश को, अंकित के पिता को तो दंग रह गए। क्योंकि दोस्तों, जिस लड़की से उनका बेटा अंकित शादी करने वाला था वो लड़की कोई और नहीं थी, बल्कि वो लड़की उनकी तलाकशुदा पत्नी सरला की बेटी थी, यानी कि अंकित की बहन थी। और आज एक अनर्थ होने से बच गया। बस इसी बात की अपने भगवान प्रभु से दुआ करते हैं दिनेश जी और कहते हैं कि आपका धन्यवाद। दोस्तों, इसके बाद में जो दिनेश थे वो अपनी बेटी को बताते नहीं है कि वो उनका पिता है और जो अंकित है उनका भाई है। फिर वो उससे उसका पता पूछते हैं कि कहाँ रहते हैं तुम। इसके बाद में दोस्तों जो शिवानी होती है वो पता बताती है कि हम इस जगह पर रहते हैं। तो इसके बाद में जो अगले दिन ही दिनेश था वो शिवानी के घर पहुंचता है। शिवानी को वो अपने साथ ही रखता है और अगले दिन शिवानी के साथ शिवानी के घर पहुंच जाता है। और जब घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद जब शिवानी को ये हकीकत पता चलती है कि जो शख्स है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में आपका स्वागत है। आज
एक ऐसी दिलचस्प कहानी जिसे सुनने के बाद आपका दिल गदगद उठेगा। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बहुत ही रोमांटिक कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। दोस्तों, दिनेश और सरला जो थे, इनकी अरेंज मैरिज हुई थी। इनके माता पिता ने इनकी शादी कराई थी। दोनों में शादी के बाद, अरेंज मैरिज में होता क्या है कि शादी के बाद ही प्यार होता है, तो दोनों में अच्छा खासा प्यार होता है, प्यार चलता है। दोनों की जो जिंदगी थी वो अच्छी खासी चल रही होती है। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे, अच्छी रिच फैमिली से भी नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो दोनों की जो जिंदगी थी वो अच्छी गुजरती है। दिनेश को एक जॉब मिल जाती है गांव में ही। गांव में वो एक अच्छे खासे जो बड़ा पैसा वाला परिवार था, उसमें उसे एक मुनीम की जॉब मिल जाती है। उसके खेती बाड़ी में कितनी फसल हुई है, किसे कितनी पगार देनी है, इसका वो हिसाब किताब रखने की नौकरी मिल जाती है। और जो उसकी पत्नी सरला होती है, वो भी वहीं गांव में ही अपना घर का ही काम करती थी। ऐसे उनकी दो जिंदगी गुजरने लगती है। दोस्तों, जिंदगी ऐसे गुजरती है। जो दिनेश था वो जब उस बड़े परिवार में काम करने लग गया, तो उसे बड़े परिवार की जो आदतें होती हैं वो भी लग जाती हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं संगति का भी असर पड़ ही जाता है। तो दिनेश के को भी संगति का असर पड़ने लग जाता है। जब वो अपने मालिक को, यानी कि बड़े परिवार के मुखिया को, महंगी ब्रांडेड शराब पीते देखता है, तो उसका भी ख्वाब आने लगता है, होने लगता है कि वो भी ऐसी ब्रांडेड महंगी शराब को पिए। दोस्तों, बस उसमें यही चीज अब दिन रात खुजने लगती कि वो भी एक मुकाम हासिल कर लेगा और ऐसी ब्रांडेड शराब को पिएगा। दोस्तों, इसके बाद में जो थे दिन गुजरने लगते हैं, और दिन गुजरने के साथ साथ जो उसकी मानसिक सोच थी वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। अब उसकी जो सोच थी कि वो ब्रांडेड शराब पिएगा, वो बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है, और वो जो शराब होती है देसी, उसे पीना शुरू कर देता है। जब घर जाता तो शराब की हालत में ही जाता, और जो शराब की हालत में उसकी पत्नी जब उसे देखती तो उसे बहुत ही गलती फील होती, बहुत ही बुरा लगता। फिर वो दिनेश से कहती है कि आप शराब क्यों पी करके आते हैं, आप जो शराब पी करके आते हैं इसके बाद में आप बहुत ही गंदे व्यवहार करते हैं, आपको ये शराब शोभा नहीं देती, आप शराब पीने के बाद में बहुत बदल जाते हैं, आप ये शराब मत पिए। तो जो दिनेश होता है वो उससे कहता है कि तुम मुझे कौन होती है रोकने वाली, मैं ऐसे ही शराब पीऊंगा, तुम मुझे शराब पीने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, इसके बाद में समझाने समझने का सिलसिला जो था उन दोनों का चलता रहता है। लगभग 5 साल गुजर जाते हैं, और 5 साल गुजरने के बाद भी जो दिनेश की आदत थी वो नहीं छूटती है। दिनेश आज भी वही घटिया लोकल गरीब लोगों की शराब पीता है। दोस्तों, मैं यहाँ गरीब लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो देसी शराब होती है ये एक नंबर की घटिया शराब होती है, तो इससे आप बचकर ही रहें। तो दिनेश इसकी जो चपेट में था, तो उस पर एक मानसिक बुरा असर पड़ता है। वो शराब पीने के बाद में जो ब्रांडेड शराब पीने के सपने देखता था, उसकी खातिर जब उसकी पत्नी उसे शराब पीने से मना करती तो वो उसे मारता, पीटता, धमकाता था। 5 सालों के अंदर उस पर एक 3 साल का लड़का होता है, और एक 1 साल की लड़की होती है। उनका ऐसे ही चलता रहता है। 5 सालों के बाद भी वो नहीं सुधरता है। उसकी पत्नी जब भी उसे समझाती कि तुम इस शराब को छोड़ दो, अब जो बच्चे हैं वो समझदार होते जा रहे हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो दिनेश उसे समझाता है कि मैं इस शराब को नहीं छोड़ सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। दोस्तों, इसके बाद में जो उनका जो रिलेशनशिप था उसमें दरार आने लगती है, क्योंकि जो शिव क्योंकि जो सरला थी वो समझदार थी, एक समझदार महिला थी, और समझती थी कि अगर मेरे पति देव ऐसे ही डेली इस
बकवास शराब को पिएंगे तो इस शराब का असर मेरे बच्चों पर भी होगा, क्योंकि मेरे बच्चे अब समझदार होते होंगे, रहेंगे, और जब समझदार होंगे तो अपने पिता को जब शराब पीने की हालत में देखेंगे तो उन पर बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, बस इसी बात को समझते हुए जो सरला होती है वो डिसीजन लेती है कि वो अब अपने पति दिनेश के साथ नहीं रहेगी। दोस्तों, फिर इसके बाद में वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाती है। मायके में वो 3 महीने रहती है और 3 महीने रहने के बाद अब दिनेश को समझ आने लगता है कि जो उसकी पत्नी कहती थी वो वास्तव में सच था। वो अब शराब को पीना कम कर देता है, लेकिन दोस्तों अपनी उस नशे की आदत को पूरी तरह से नहीं छुड़ा पाता। दोस्तों, ऐसे ही चलता रहता है। 3 महीने जब गुजर जाते हैं तो उसके घर में कोई भी नहीं था, उसके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। तो अब उसे वो घर काटने के लिए दौड़ता, क्योंकि जिस घर में एक महिला ना हो, एक औरत ना हो, तो वो घर हमेशा सूना ही रहता है। तो ऐसे जब वो घर में अकेला रहने लगा तो 3 महीने गुजरने के बाद वो अपनी ससुराल पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने अब शराब पीना छोड़ दिया है, अब तुम घर चलो। दोस्तों, अपना मन बना चुकी थी सरला और उससे कहती है कि मैं अब अपने घर नहीं जाऊंगी और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। दोस्तों, दिनेश सरला को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने शराब पीनी छोड़ दी है, अब तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। सरला उसकी एक भी बातों को नहीं मानती और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी, तुम उन पर साइन कर देना। दोस्तों, जलील होते हुए जो दिनेश होता है वो अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद और अधिक से अधिक शराब पीता है। लेकिन दोस्तों, वो केवल 2 ही रात शराब पीता है अपने उस दम को मिटाने के लिए, छिपाने के लिए। उन दोनों का फिर तलाक हो जाता है। तलाक केस जो था वो अदालत में चलता है और अदालत में उनका तलाक पूरी तरह से हो जाता है। लेकिन मुकदमा अभी भी चलता है और बात इस बात पर अड़ी थी कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को कौन रखेगा। सरला का कहना था कि वो बच्चे उसके पास रहेंगे और जो दिनेश था उसका सरकार से कहना था कि वो बच्चे उसके पास रहेंगे। तो इसके बाद में सरकार जो अपना फैसला सुनाती है, अदालत वो कहती है कि जो लड़का है उसकी देखभाल दिनेश करेगा और जो लड़की है उसकी देखभाल ये सरला करेगी। दोस्तों, अदालत का फैसला था तो उन दोनों को मानना पड़ता है। इसके बाद में दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद अपनी जिंदगी की अलग अलग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के बाद दिनेश अपनी जो शराब की आदत थी, लत थी, उसे पूरी तरह से डैमेज कर देता है, पूरी तरह से छुड़ा देता है। और छुड़ाने के बाद अपने बेटे के पालन पोषण के लिए वो अब काम ढूंढने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो जिस परिवार में काम करता था उसमें कुछ जो आर्थिक स्थिति थी उस परिवार की वो खराब हो चुकी थी। ऐसे ही चलता है तो उसे गांव में कहीं काम नहीं मिलता, तो फिर वो गुड़गांव में काम करने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि गुड़गांव में बहुत सारी कंपनियां हैं। तो एक कंपनी में उसे काम मिल जाता है। महीने की उसकी 12,000 रुपये सैलरी होती है। इधर जो सरला थी इसका गांव भी हरियाणा में ही था, गुड़गांव में ही। तो वहीं पर ये रहती है और अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास रखती है, अपने बच्ची को, और दिन में कुछ काम करती थी और उससे पैसा आता था, अपनी बच्ची की देखभाल करती थी। ऐसा ही उसका रोजगार चलता रहता है। दोस्तों, ऐसे ही चलते चलते वो अपने जो लड़की थी उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा देती है और जो दिनेश होता है वो भी अपने बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में करवा देता है जिसमें उसकी तलाकशुदा पत्नी यानी कि उसी की बेटी शिवानी पढ़ती थी। दोनों अब उसी में अपने अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें इस बात की कोई भी भनक नहीं थी। ऐसे ही उनका चलता रहता है और उन दोनों के तलाक को हुए 18 साल गुजर जाते हैं और 18 साल गुजरने के बाद में उन दोनों के जो लड़की लड़के थे वो आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन करने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो सगे भाई बहन हैं।
वहाँ से ऐसे चलता है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो अपने माता पिता से कहते हैं कि मैंने एक लड़की देख रखी है, मैंने एक लड़का देख रखा है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उन दोनों के माता पिता उन दोनों से कहते हैं कि जो ये ऐसी शादी होती है ये अच्छी नहीं होती है, कभी भी तुम्हारा रिश्ता टूट सकता है। यानी कि वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि ऐसी शादी अच्छी नहीं होती है, लव मैरिज जो होती है। अब दोस्तों, अपने माता पिता की बातों को सुनने के बाद उन्हें समझ आ चुका था कि माता पिता उनकी शादी नहीं कराएंगे। तो फिर वो एक डेट चुनते हैं, फिक्स करते हैं कि इस दिन हम घर से निकलेंगे, और उसी डेट पर वो निकल जाते हैं और 7-8 दिन घर से बाहर रहते हैं। माता पिता उनकी खोजबीन करते हैं, लेकिन वो उनको कहीं भी नहीं मिलते। एक दिन वो कोर्ट ऑफिस में, मैरिज ऑफिस में पहुंच जाते हैं अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, लव मैरिज को। तो वहाँ पर पहुँचते हैं अपने अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को लेकर के। तो जो अंकित होता है वो अपना आधार कार्ड ले जाना भूल जाता है, तो बिना आधार कार्ड के तो शादी हो नहीं सकती थी। जो मैरिज ऑफिसर था वो उनसे उनका आधार कार्ड मांगता है, तो अंकित कहता है कि मेरा आधार कार्ड नहीं है। तो इसके बाद में जो मैरिज ऑफिसर था कहता है कि अब आप अपना आधार कार्ड लेकर के आइए, बिना आधार कार्ड के हम आपकी शादी नहीं कराएंगे। तो दोनों दफ्तर से बाहर चले जाते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि आधार कार्ड कैसे मंगाया जाएगा। तो फिर जो अंकित होता है वो कहता है शिवानी से कि मेरे जीजा जी हैं, वो आधार कार्ड ले आएंगे, तुम चिंता मत करो। इसके बाद में अंकित अपने जीजा जी को फ़ोन करता है, लेकिन उसका जो ये दाव था वो उल्टा पड़ जाता है। जो जीजा जी थे वो अपने मान सम्मान की खातिर अपने ससुर को फ़ोन कर देते हैं, कह देते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो इस मैरिज ऑफिस में है और मैरिज करने के लिए गया है उस लड़की से, आप वहाँ पहुँच जाइए। इसके बाद में अंकित के जो माता पिता थे वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में उन दोनों में बातचीत होती है, फिर अपने बच्चे को समझाते हैं, उस लड़की को भी समझाते हैं। और लड़की को समझाने के बाद जब उससे उसके माता पिता का नाम पूछते हैं और नाम सुनने के बाद में वो दंग रह जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि जो लड़की है वो उनकी तलाकशुदा पत्नी की बेटी है, यानी कि वो उन्हीं का खून है। इसके बाद में जो अंकित के पिताजी दिनेश थे वो उस लड़की को भी अपने साथ लेते हैं, अपने बेटे को भी साथ लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अपने घर जाने के बाद अगले दिन वो अपनी बेटी के साथ में अपनी तलाकशुदा पत्नी के घर जाते हैं, उसके पास जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं अपनी बेटी के साथ, और जब सरला अपनी बेटी के साथ अपने पति को देखती है तो देखने के बाद दंग रह जाती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि लड़की को पता चल चुका है कि वो अपने पिता के साथ आई है। तो अंदर आने के लिए कहती है सरला अपनी बेटी से और अपने पति से। दोस्तों, जैसे ही वो दरवाजे से अंदर जाते हैं, वैसे ही जो सरला होती है वो दिनेश के पैर छूने लग जाती है, और पैर छूने के बाद में उनके पैरों की चरणों की धूल को अपने माथे से लगा लेती है और अंदर आकर के सोफे पर बैठा देती है और उनके लिए पानी लेकर के आती है। इसके बाद में उन दोनों में बातचीत होती है, और बातचीत होने के बाद में अब जो जो शिवानी थी वो अपने माता जी से पूछती है कि ये कौन है। इसके बाद में माता जी शिवानी को बताती हैं कि तुम मुझसे पूछती थी कि मैंने पिता को नहीं देखा है, और तुम जब पिता नहीं है तो तुम अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हो, ये गले में मंगलसूत्र क्यों डालती हो। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, जिस शख्स के साथ तुम आज आई हो ये तुम्हारे पिताजी हैं, और इनसे मेरा तलाक हो चुका था आज से 18 साल पहले। दोस्तों, जब ये सुना शिवानी ने कि जो बगल में बैठा व्यक्ति है वो उसका बाप है, तो इस बात को सुनने के बाद में उसके नीचे से जमीन खिसक जाती है, ऊपर से आसमान गायब हो जाता है। उसे अब समझ ही नहीं आता कि उसे आगे क्या करना चाहिए, और उसने अपनी जिंदगी की कितनी सबसे बड़ी भूल कर दी। क्योंकि दोस्तों, उसने एक ऐसी भूल कर दी थी कि वो अपने भाई से ही, अपने सगे भाई से ही प्यार करती थी। अब इसके बाद में जो शिवानी थी वो रोने लग जाती है
और अपने माताजी से कहती है कि माताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे कर सकती हूँ। तो जब ये सुना कि ये भूल है तो जो सरला थी, शिवानी की माँ, उसकी भी आंखें भर आती हैं। फिर वो अपनी बेटी को मारने लगती है, पीटने लगती है। जो बेटी का पिता दिनेश था वो अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि बेटी को क्यों मार रही हो। इसके बाद में जो सरला थी वो पूछती है कहीं तूने शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए हैं। तो कहती है कि नहीं माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी इज्जत करना जानती हूँ, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। दोस्तों ये सुना कि शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं तो जो माँ थी वो खुश हो जाती है कि चलो आज कोई काम अच्छा हुआ। दोस्तों इसके बाद में जो तलाकशुदा पति दिनेश होता है, सरला से मिलता है, अपनी बेटी से मिलता है और मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है। चला जाने की कोशिश करता है तो बेटी बाप को रोकती है, कहती है कि पिताजी मत जाइए, आप 18 साल बाद आज हमसे मिले हो, आप ऐसे नहीं जा सकते हो। तो जो शिवानी का बाप दिनेश होता है वो शिवानी से कहता है कि बेटी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं इसी शहर में हूँ, तुम अब अपने घर आते रहना। तो जो सरला थी वो कहती है कि आप अपने बेटे को समझाना कि ये तुम्हारी जो बेटी है वो उसकी बहन है और इसे ऐसी गलत नज़र से ना देखे। तो दिनेश कहता है कि ठीक है, मैं समझा दूंगा। दोस्तों ऐसा कहने के बाद दिनेश अपने घर चला जाता है और अपने बेटे को समझाता है कि जो लड़की से तुम प्रेम करते थे वो लड़की तुम्हारी सगी बहन है। हम जो पति पत्नी थे उनका तलाक हो चुका था और एक बेटी उनके पास रह गई थी और तुम मेरे पास रह गए थे। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो तुम्हारी बहन है, उसे तुम कभी भी गलत नियत से मत देखना। इसके बाद में दोस्तों जो अंकित था उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, अब मैं इस गलती को कभी भी नहीं दोहराऊंगा। दोस्तों इसके बाद में दोनों जो बाप बेटे थे वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि ये जो शादी होने के बाद में जो जीवन होता है ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जीवन होता है। तो आप जब भी शादी करें तो समझ सोच कर के करें, क्योंकि आपको अपनी जो आधी से अधिक ज़िंदगी है वो अपनी पार्टनर के साथ, अपनी पत्नी के साथ गुजारनी है। आप लव मैरिज करते हैं तो लव मैरिज करने से पहले एक बार लड़की की हिस्ट्री को ज़रूर देखें कि उसने क्या किया है और उसकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, वो क्या करना चाहती है, इसके बारे में भी ज़रूर सोचें। तभी जाकर के आप शादी करने का उसके साथ डिसीजन लें। अगर वो आपके अकॉर्डिंग है तो आप उससे शादी करें, क्योंकि जो दिनेश के बाप ने अंकित को पाठ सिखाया था वो पाठ बहुत ही मददगार है आपको अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में शादी करने से पहले क्या देख लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।